यहाँ देखो, ये है डेटा स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों के पहले तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि बोर्ड में क्या आता है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बीटेक का सबसे टफ टॉपिक है, ऐसा समझ लो। ठीक है ना, उसमें मतलब काफ़ी डिटेल में है, बट हम लोग के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का है और थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन पढ़ लोगे तो उस समय तो बहुत इजी लगेगा। हम थोड़ा और आगे तक पढ़ाएंगे। देखो, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। डेटा जो है मेमोरी में कैसे अरेंज की गई है। डेटा जो है, जैसे हम लोग का क्या है, जैसे ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डेटा है, तो डेटा को या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि बगल में ऐसे लगातार स्टोर कर लो, और एक तरीका ये हो सकता है कि एक यहाँ पे स्टोर करो, एक यहाँ पे करो, एक यहाँ पे, ऐसे रैंडमली स्टोर कर लो। तो डेटा का अरेंजमेंट क्या होगा मेमोरी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। एक लाइन लिख लो जरा, और इससे 5 मार्क्स का आता है पहले प्रोग्राम में, ठीक है, तो जिसको हम लोग स्टैक क्यू वगैरह सब में सुन रखा होगा। तो लिखो जरा इसमें, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, arrangement of data in memory, arrangement of data in memory is called data structure. Arrangement of data in memory is called data structure, is called data structure. अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग शॉर्ट में डीएस भी बोल देते हैं ना, ठीक है, डीएस। तो अब ये डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है ये ध्यान से सुनना। अभी हम लोग जो है लिखेंगे, अभी पहले थोड़ा सा समझ लो, और क्या आता है पेपर में, हमें किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है, ये सब थोड़ा हम तो तरीका बता रहे हैं, ठीक है। इधर देखना यहाँ पे, तो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग में एक डेटा होता है हमारा स्टैटिक टाइप का, और एक होता है हमारा डायनेमिक टाइप का, ठीक है। हम कह रहे हैं किसी प्रोग्राम को स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके बनाओ, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम को एरे से बनाओ, प्रोग्राम को एरे से बनाओ, यानी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना है। हम कह रहे हैं प्रोग्राम को डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर से बनाओ, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम है उसको हमको लिंक लिस्ट से बनाना है, उस प्रोग्राम को हमें बनाना है किससे, लिंक लिस्ट से। ये दो तरीके हो गए, पॉइंट समझ में आया इतना। अब इसके बाद ये तो एक चीज हो गई। अब इस वाले में क्या होता है, एरे में जैसे तुमने एक एरे डिक्लेयर किया A5 का मान लेते हैं, तो क्या होगा, जो डेटा होगा ना वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। यानी A0 के, ये A0 है अगर, तो उसके बगल वाला A1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसे ही वो सीक्वेंस में स्टोर होंगे और अगल बगल यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। अभी तुमने कहा कि हमने भाई एरे जो है 5 का लिया हुआ है, बट हम इसमें 3 लोकेशन में वैल्यू देंगे, बाकी 2 में नहीं देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 5 का तुमने मेमोरी डिक्लेयर किया और तुम कह रहे हम 3 को यूज करेंगे, तो नहीं पॉसिबल है। अगर तुमने 5 का डिक्लेयर किया, तुम कह रहे हम 6 वैल्यू देंगे इस एरे में, तो भी पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जब ये हम लोग का प्रोग्राम जब एरे से बनाते हैं, तो प्रोग्राम चलने से पहले ही उसको कंपाइलर मेमोरी दे देता है। अब मेमोरी उसने रिजर्व कर दी तुम्हारे लिए, अब उतनी मेमोरी तुम यूज कर सकते हो, बढ़ नहीं सकती है। और अगर तुमने कम यूज की, मान लो 3, प्रोग्राम चल जाएगा। प्रोग्राम में क्या होगा, तुम इसको इसको 0 1 2 इंडेक्स नंबर 2 तक जो है प्रिंट कराओ बस। लेकिन तुमने कहा हम इंडेक्स नंबर 3 को भी ब्लैंक आना चाहिए, नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है क्या, नल, और वो दिखाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इन शॉर्ट मतलब ये है, एरे जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे पूरा यूज करेंगे, ना कम ना ज्यादा, क्लियर, इतना हमें समझना है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, डायनेमिक लिंक लिस्ट में कैसे डेटा सेव होता होगा। इसमें तुम्हारी कोई हेडेक नहीं है, इसमें तुम एक वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल को यहाँ पे बोलेंगे क्या, नोड, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक ये वेरिएबल होगा, तुमने इसमें डेटा भरा, अब तुम चाहे दूसरा काम करो, पता लगा 2 दिन बाद तुमने कहा मैं एक इसी का एक और अगला वेरिएबल बनाना है, एक और वेरिएबल हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। हम लोग प्रोग्राम ऐसा लिखेंगे, ये प्रोग्राम में तरीका समझेंगे कि कैसे कनेक्ट होता होगा, बट यहाँ पे प्रोसीजर है कनेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा एक यहाँ पे स्टोर कर लो, चौथा यहाँ पे स्टोर कर लो, ये सब ऐसा पॉसिबल है। और अगर मान लो कभी लगा तुमको कि हमको, यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मेमोरी कब क्रिएट हो रही है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। 4 है, हमने कहा 3 और है, तो प्रोग्राम चल रहा है, हमने 3 बढ़ा लिए, बढ़ जाएगी मेमोरी, ठीक है। और अगर हमने सोचा कि भाई ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हमें हटाना है,
तो भी पॉसिबल है, वो मेमोरी को फ्री कर देगा। अब वो ऐसा कुछ सिस्टम होगा कि ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला इससे, तो इससे जब तुम मूव करोगे तो तुम यहाँ मूव करोगे, यहाँ पे जाओगे नहीं तो ये वैसे ही डिलीट माना जाएगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? गेट बंद कर दो पूरा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम इसमें चलता है। ये अब थोड़ा सा ओवरव्यू। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेपर में हमें क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि अब वैसे बुक में देखोगे तो बहुत फालतू का मिल जाएगा, ठीक है, उतना जरूरत नहीं है। तो इसमें एक प्रोग्राम आएगा तुमको क्या, 5 नंबर का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि हमें बनाना होगा एरे से। तो आज से दिमाग में ये सेट कर लो, डेटा स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है, एक एरे के प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है। बट जब हमने इसको डेटा स्ट्रक्चर बोल दिया इस एरे को, तो इसमें कुछ हमने कंडीशन ऐड कर ली कि भाई डिलीशन यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा, ठीक है। और ये 5 नंबर का आएगा। उसके बाद ये डायनामिक लिंक लिस्ट में 2 नंबर का बोर्ड में आता है, 2 नंबर का। इसमें पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना होगा, तुम्हें छोटा सा एक फंक्शन बनाना होगा या एल्गोरिथम लिखनी होगी, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम आएगा ये कहाँ पे आएगा, सेक्शन सी जो था ना हम लोग के पेपर का सबसे आखिरी सेक्शन, उसमें 3 प्रोग्राम होंगे। एक होगा इनहेरिटेंस का, दूसरा होगा डेटा स्ट्रक्चर का जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरा प्रोग्राम होगा बाइनरी ट्री प्लस लिंक लिस्ट। ये ऐसे होगा, यानी ये जो तीसरा प्रोग्राम होगा बाइनरी ट्री 3 मार्क्स का, और ये हमारा क्या 2 मार्क्स का, ऐसे। तो ये हमारा 5 मार्क्स का आ जाएगा। तरीका समझ में आया? तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर ये एक बार अगर छोड़ना हो तो इसको ही छोड़ना चाहिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हालांकि ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं तुम लोग को, बट एक जनरल अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना है, टोटल 7 नंबर का आएगा इस चैप्टर से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई, लिखो जाए। इसके बाद टाइप्स ऑफ डीएस, टाइप्स ऑफ डीएस या टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लिख लो। नंबर 1 स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेमोरी जो होती है वो पहले से एलोकेट कर दी जाती है, यानी प्रोग्राम अभी नहीं चला है, हम पहले से जैसे प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, कंपाइलर वो मेमोरी रिजर्व कर देगा और ऐसा कब होगा, एरे होगा। एरे में तो होता है ना, एरे पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है। क्या हम ऐसा कोई एरे डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, सोचो, हमने लिख दिया न्यू इंट ऐसा, क्या ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं? कभी करके देखना, वो देगा एम्प्टी पैरामीटर और कह रहा है साइज बताओ इसकी। साइज जब तक नहीं दोगे तब तक वो मेमोरी क्रिएट कैसे करेगा और वैल्यू कैसे स्टोर करेगा, तो मेमोरी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो नंबर 1 है यहाँ पे स्टैटिक, लिखो जा स्टैटिक डीएस, और इसी का एक ब्रैकेट में भी लिख लेना स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक डीएस या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। बुक में हो पेपर में हो सकता है, दूसरे नाम से भी पूछ लें, दोनों एक ही चीज है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लिख लो इन दिस टेक्निक memory is allocated, in this technique memory is allocated before the processing of a program. Memory is allocated before the processing of program. Therefore size of memory लिखना है, नहीं, therefore size of memory must be predetermined. Therefore size of memory must be predetermined. समझ में आया? predetermined मतलब पहले से हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि मेमोरी क्या करता है, स्टैटिक से बना रहे हो तो वो पहले ही मेमोरी एलोकेट कर लेगा, और प्रोग्राम चलने से पहले उसको मेमोरी एलोकेट करनी होती है। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो इसका एरे, इसके एग्जाम्पल लिख लो एरे, प्रिमिटिव डेटा टाइप,
जो एरे और प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में बात। नंबर 2 लिखो जा, डायनेमिक डीएस। डायनेमिक नंबर सेकेंड टाइप का है डायनेमिक डीएस और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। डायनेमिक डीएस और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये। अब इसमें क्या होता है, एक लाइन लिख लो जा। इन दिस टेक्निक memory allocation, in this technique memory allocation take place during the execution of a program. During the execution of a program, फुल स्टॉप के बाद लिख लो। मेमोरी कैन बी इंक्रीज और रिलीज, मतलब कम भी कह सकते हैं, डिलीट कह सकते हैं। मेमोरी कैन बी इंक्रीज और रिलीज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मेमोरी कैन बी इंक्रीज और रिलीज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। साइज हम लोग इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइज का, जैसे जरूरत पड़ते जाए अपने आप साइज बढ़ाते चले जाओ, ठीक है ये। और इसमें एग्जाम्पल लिख लो, इसमें आ जाता है लिंक लिस्ट। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट, और एक और एग्जाम्पल है ट्री, ठीक है ना। ये दोनों एग्जाम्पल हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में ये पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए था। अब आ जाओ, हेडिंग डालो। हम लोग डिस्कस करने जाए स्टैटिक वाला मेथड ना, तो लिखो एक हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कितनी एप्लीकेशन हम लोग के कोर्स में वो लिख लो यहाँ पे। एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टैक। एक पढ़ेंगे हम लोग क्यू। एक थर्ड में आएगा हमारा डबल एंडेड क्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू। और एक और होता है सर्कुलर क्यू। ये हम लोग ये 4 चीजें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक टाइप से कह सकते हो ये 4 तरह के प्रोग्राम हैं हमारे, ये 4 तरह के प्रोग्राम हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग प्रोग्राम को समझेंगे, इसी में घुमा फिरा के चीज़ों को वो देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बदलेंगे, इंडेक्स नंबर बदल देंगे, और उसी में प्रोग्राम ढेर सारे बन जाते हैं, ठीक। तो चलो अब एक हेडिंग डालो जाए, स्टैक। हम लोग स्टैक से शुरू कर रहे हैं पहले, ठीक है। स्टैक, और लिख लो इसमें इट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर implemented using an array. It is a linear data structure implemented using an array. जो प्रोग्राम हम लोग एरे से बना रहे हैं अभी, वही प्रोग्राम हम लिंक लिस्ट से भी बना सकते हैं, बट बोर्ड में नहीं आता लिंक लिस्ट से, ठीक है। एरे से आता है, तो इसलिए हम लोग एरे को फोकस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है, इट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे and it fills its element in LIFO manner, last in first out. It fills its element in LIFO manner, that is
that is insertion and deletion, that is insertion and deletion take place, that is insertion and deletion take place at top position. Insertion and deletion take place at top position. अब इसका मतलब क्या है ये जरा समझना. एक ये हमने कहा एक एरे है हमारे पास, ठीक है, तो यानी हमने डेटा टाइप नहीं लिख रहा है, ऐसे रफली समझा रहा है. एक एरे तुमने लिया 5 का, ठीक है, ये एक 5 का मेमोरी एलोकेट हो गई. प्रोग्राम अभी नहीं चला है ना, जैसे तुमने कंपाइल किया उसने मेमोरी एलोकेट कर दी 5 वेरिएबल के लिए 20, ठीक है, इंटीजर का तो 20 बाइट एलोकेट कर दी. अब इसमें एक वेरिएबल चलेगा टॉप नाम का. नाम जरूरी नहीं कि टॉप होगा, बट नॉर्मली टॉप ही देते हैं, टॉप है. और टॉप की इनिशियल वैल्यू -1 होगी या 0 होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस -1 देते हैं, ठीक है. तो -1 से समझेंगे, 0 फिर बाद में हम लोग. -1 दिया. अब हमने इसमें क्या करा, बोला तुमसे भाई ऐसा करो 10 को इंसर्ट करो इस वाले क्यों स्टैक में, और बोल रहे हैं ये एरे हमारा स्टैक है, तो ठीक है. अब इसमें क्या होगा, ये विल फिल करेगा क्या, लीफो मैनर में ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले. तो पहला नंबर आ गया ये, तो अभी तो कुछ था ही नहीं ना, इंसर्ट हो गया. दोबारा तुमने इंसर्ट किया क्या, 20 यहाँ पे इंसर्ट हुआ, 30 इंसर्ट किया, यहाँ पे 30 हुआ. अब हमने कहा तुमसे एक नंबर जरा डिलीट करो, डिलीट, तो कौन होगा, 10 होगा कि 30, 30 कि 10 भाई 30, बिल्कुल सही है, क्योंकि लीफो हम बोल रहे हैं ना, लीफो लास्ट इन, सबसे लास्ट में कौन इन हुआ था बोलो, 30, सबसे लास्ट में 30 आया था ना. फर्स्ट आउट, अगर आउट होगा तो सबसे पहले यही होगा, समझ में. अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम वो एरे स्टैक बोला जा रहा है, और जब हमने बोल दिया एरे स्टैक है तो इसके अलावा कोई डिलीशन नहीं हो सकता. क्लियर हुआ. तो ये हमारा स्टैक का थोड़ा सा एक दो लाइन और लिखो इसके बाद. नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इंसर्शन इन स्टैक, इंसर्शन in stack is called push. Insertion in stack is called push and deletion is called pop. And deletion is called pop. इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिख लो एक लाइन और, when there is no place, when there is no place in stack, when there is no place in stack for insertion, then this situation is called overflow. Then this situation is called overflow. And when there is no element for deletion, and when there is no element for deletion, then it is known as अंडरफ्लो. वो था ओवरफ्लो, ये है अंडरफ्लो. यानी कोई नंबर है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो हम लोग क्या डिलीट करेंगे, तो मैसेज दे देंगे क्या, अंडरफ्लो सिचुएशन है, सारे भर चुके हैं, हम कह रहे हैं फिर भी भरो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओवरफ्लो. ठीक है, ये टर्म्स हैं और कुछ खास नहीं है. अब आ जाओ हम लोग सीधे सीधे प्रोग्राम पे आते हैं. लिखो जाओ, राइट अ प्रोग्राम, write a program to implement a stack, write a program to implement a stack as follows, और उसके बाद लिखना शुरू करो, क्लास स्टैक, डेटा मेंबर्स में एक हमारे पास एरे होगा, एक हमारे पास हमने बोला ना वेरिएबल टॉप होगा, और एक साइज भी होगा. साइज अगर उन्होंने बोल दिया कि 10, 20, 50 है तो साइज वेरिएबल हो सकता है ना भी हो. ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई लोकल लेंगे, तो ये साइज. फिर आ जाओ मेथड्स. अच्छा, इस फंक्शन में एक अच्छी चीज है, इसमें मेन नहीं लिखना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है.
बट हम लोग इसका मेन भी बनाएंगे, क्योंकि मेन के बिना कंप्यूटर पे नहीं चलेगा ना, तो इसलिए चलाने के लिए अगर कोई सिस्टम पे चलाना चाहे तो हम लोग मेन भी बनाएंगे। तो लिखना चालू करो। सबसे पहला पार्ट कंस्ट्रक्टर, ये ऐसे लिखो। कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, इट इनिशियलाइज मेथड लिख रहे हैं, पहला मेथड है कंस्ट्रक्टर, हमेशा यही होता है। इट इनिशियलाइज साइज इक्वल टू एस, इट इनिशियलाइज साइज इक्वल टू एस, टॉप इक्वल टू -1, टॉप -1 एंड क्रिएट द स्टैक। क्रिएट द एरे लिखो या क्रिएट द स्टैक, एक ही बात है, ठीक है। अगला फंक्शन आ जाओ वाइड, वाइड पुश इंटीजर v, इंटीजर v, इसमें लिखो इट इंसर्ट पैरामीटराइज वैल्यू, it insert parameterized value in stack if possible, it insert the parameterized value in stack if possible, otherwise print overflow, otherwise print overflow। ये मैसेज तुम्हें बता देंगे ओवरफ्लो देना है, कैन नॉट बी इंसर्ट फील्ड और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ वाइड पॉप, इसमें कोई पैरामीटर नहीं देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसाइडेड है ना कि कौन सा नंबर डिलीट होना है, तो इसलिए इसमें कोई पैरामीटर नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें लिख लो डिलीट, डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम स्टैक इफ पॉसिबल, डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम स्टैक इफ पॉसिबल। हो सकता है कि एक भी नंबर ना हो तो डिलीट हो ही नहीं सकता ना, तो वो ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में लिखो जाए वाइड शो, हाँ हाँ नहीं कर देंगे, वो मैसेज में हमने नहीं लिखवाया नहीं है, अंडर फ्लो कैन नॉट फिट, ठीक है, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। वाइड शो, सुनो वाइड शो, इसमें लिख लो जा प्रिंट, प्रिंट द करेंट स्टेटस ऑफ स्टैक, ठीक है, प्रिंट द करेंट स्टेटस ऑफ स्टैक। करंट स्टेटस का मतलब ये है कि हो सकता है स्टैक हमारा पूरा खाली हो ना, अब हम प्रिंट करेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो मैसेज आ जाएगा एम्प्टी स्टैक, और अगर कुछ है तो फिर वो नंबर दिखेंगे जितने भी बने 2 4 10, ठीक है। ये अब इस बोर्ड में इतना ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना, बोर्ड में केवल इतना ही मिलेगा तुमको। अब हम लोग इसका हम बात कहते हैं मेन, हम लोग एक्स्ट्रा बनाएंगे इसमें, ठीक है। और हर प्रोग्राम में फिर इसके बाद क्यू होगा, सी क्यू होगा, डी क्यू होगा, सबका मेन सेम होता है और आता भी नहीं है तो हम उसमें बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसके नीचे एक लिख लो जरा वाइड मेन, वाइड मेन, इसमें लिख लो क्रिएट द ऑब्जेक्ट, वाइड मेन में क्रिएट द ऑब्जेक्ट कॉमा, क्रिएट द ऑब्जेक्ट कॉमा डिस्प्ले अ मेन्यू, create the object comma display a menu as, display a menu of, इसके नीचे लिख लो नंबर 1 insert, दूसरा ऑप्शन मेन्यू का डिलीट, और तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले, ये ठीक है डिस्प्ले। बढ़ाने को हम एक और बढ़ा, चलो एक और लिख लो, चौथा लिख लो यहाँ पे एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। इसके नीचे लिखो जा एंटर अ चॉइस, एंटर अ चॉइस एंड कॉल appropriate function, enter a choice and call appropriate functions to enable the task, enter a choice and call appropriate function to enable the task till the user want, till the user want। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलो तो ये हमारा प्रोग्राम है।
अब जब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां तक तो सब लोग लिख लोगे ना, ये कई बार लिख चुके, इतना लिख डालो चलो सब लोग। मैं जल्दी से बनाऊं क्योंकि प्रोग्राम ये थोड़ा सा लेंदी है, फिर उसको हम लोग समझेंगे भी डायग्राम से। क्योंकि मेन बनाना है तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा इंपोर्ट वाली लाइन। क्लास का नाम दिया है स्टैक, सेम लाइन। फिर उसके बाद वेरिएबल दिया है इंटीजर, एक एरे दिया है, टॉप दिया है और दिया है साइज। हमने ये वेरिएबल कर लिया डिक्लेयर, ठीक है, ये वेरिएबल तीनों हो गए डिक्लेयर। इसके बाद पहला फंक्शन हमेशा होते ही है कंस्ट्रक्टर, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टैक इंटीजर एस। ये क्या लिखना चाहोगे इसके अंदर, पहली लाइन बोलो। हाँ वेरी गुड, साइज इक्वल टू एस, साइज इक्वल टू एस। और उसके बाद टॉप की वैल्यू दी है इन्होंने -1, और फिर एरे को क्रिएट करना है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, इंट भी नहीं लिखेंगे, न्यू इंट और ब्रैकेट में हो गया साइज। हर प्रोग्राम में अब देखना, कई प्रोग्राम बनाएंगे, हर प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर तो सेम होता है, बस एक बार एक दो जगह चेंज करने के लिए हम इसको जीरो भी कर सकते हैं। उस केस में क्या चेंज होगा वो तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज सब कुछ सेम होगा। अब आ जाओ जरा वाइट पुश, वाइट पुश और पॉप। कभी कभी तो 5 नंबर में ये भी करते हैं, क्या देते हैं, खाली वाइट पुश और वाइट पॉप बनाओ। डिपेंड करता है, अगर प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है तो यही दो बनवाते हैं, नहीं तो फिर सब लिखवा लेते हैं, मेन तो आते ही नहीं है। अब हम जरा समझते हैं वाइट पुश का जरा वर्किंग, जरा देखना ध्यान से, अभी नोट ना करना, पहले सुन लेना। वाइट पुश इंटीजर वी, कोई बताएगा ये वी हम क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये वो वैल्यू है जो स्टैक में इंसर्ट होगी, ठीक है, हमने मान लिया कि बनाना तो है ही पहले से। अब हमेशा हम लोग लिखते हैं क्या, निगेटिव कंडीशन को पहले। निगेटिव का मतलब इस पुश की निगेटिव कंडीशन क्या है, मतलब कब काम नहीं होगा वो निगेटिव कंडीशन है, यानी ओवरफ्लो कब नहीं होगा ये समझना। जैसे अगर एरे में 4 लोकेशन है मान लो, तो इसका इंडेक्स नंबर तो डिसाइडेड है कि 0 होगा ही होगा। हम इसको बोलेंगे साइज -1 ना, साइज मान लेते हैं 4 है इस समय, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा साइज -1। और पहले से कंस्ट्रक्टर में इन्होंने एक वेरिएबल दे रखा है, टॉप की वैल्यू -1। अब जैसे ही हमने कहा कि भाई पुश 20, इसका मतलब हम 20 वैल्यू को इस स्टैक में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब देखना काम क्या होगा, हम लोग जो कोडिंग लिखेंगे उसमें हम लोग ये करेंगे कि इस टॉप जो है ना, ये टॉप, ये जो टॉप है, ये टॉप पहले अपने को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना, टॉप अपने को बढ़ाएगा यानी 0 पे आएगा और 20 को कर लेगा इंसर्ट। फिर तुमने कहा पुश 30, अब यही प्रोसीजर बार बार होगा, टॉप बढ़ाएगा फिर वहां पे इंसर्ट कर लेगा। तो यानी अगली बार क्या हुआ, टॉप कहाँ पे आ गया, इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि 0 पे था ना, अब तो एक बढ़ेगा तो 1 पे आएगा और 30 को वहां पे इंसर्ट कर लिया। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। मान लेते हैं कि हमने ये भी भर गया और ये भी भर गया, जब सारे भर चुके होंगे तो टॉप कहाँ पे होगा बताओ, टॉप जो होगा वो होगा साइज -1 वाले इंडेक्स नंबर पे ना। तो अगर हमने इसके बाद फिर से कह दिया पुश 500, अब क्या होगा बताओ, अब क्या इसमें स्पेस है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो। यानी ओवरफ्लो कब हुआ, जब टॉप कहाँ पे था, पॉइंट समझ में आया, क्योंकि आखिरी जगह पे है, उसके आगे जगह ही नहीं है। तो हम लोग अब मेमोरी इसमें बढ़ नहीं सकती, एरे से हम लोग बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये लिखा इफ टॉप इक्वल टू साइज -1, टॉप इक्वल टू साइज -1, तो क्या करोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कहेंगे ये रिटर्न कर दो, कभी कहेंगे प्रिंट कर दो, कभी कुछ मैसेज दे देंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बताओ, ओवरफ्लो। तो जो दिया है हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे, SOPLN, ये हमारा हो गया ओवरफ्लो, सही है ना। अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ, इन केस अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि वैल्यू जो है वो फिल्ड हो जाएगी ना। ओवरफ्लो नहीं हुआ इसका मतलब जगह खाली है और वैल्यू फिल्ड होगी,
तो टॉप कैसे वैल्यू फिल करता है? अगर -1 से चलना शुरू करेगा तो पहले वो आगे बढ़ेगा, यानी प्लस प्लस टॉप करेगा और फिर वैल्यू को फिल करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेस करो, ए ऑफ प्लस प्लस टॉप इक्वल टू वी। ये कुछ पॉइंट समझ में आया? टॉप क्योंकि -1 पे था ना, तो इसलिए वो हो गया, देखो आ गया 0 पे, उसने फिल कर लिया। अगली बार जब आया तो ये आ गया 1 पे, फिल कर लिया। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ये तो आ गया समझ में। अभी हम लोग 0 वाला फिर अगले वाले प्रोग्राम में समझेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या डिलीट, डिलीशन की निगेटिव कंडीशन क्या बनेगी, कोई गेस करो। देखो ये टॉप होता है ना, यही डिसाइड करता है कि क्या होना है। टॉप पे ही सारा काम होता है। ये टॉप आगे पीछे शिफ्ट होता रहेगा और वो बताता रहेगा कि क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो अगर अब देखना यहाँ पे, जैसे इसमें निगेटिव कंडीशन की बात चल रही थी, तो अगर टॉप हमारा ऑलरेडी कितना है, कभी ना कभी तो होगा ना -1 पे, ठीक है। तो अगर टॉप -1 है तो हम बोलेंगे अंडर फ्लो, यानी डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर अंडर फ्लो नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर अंडर फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे हमने ये मान लिया 5 9 6 ये वैल्यू भरी है, तो टॉप किस इंडेक्स नंबर पे होगा बोलो? नहीं भाई, इंडेक्स नंबर बोलो 2। तो 0 1 एंड 2 इंडेक्स नंबर जो टॉप होगा वो इंडेक्स नंबर 2 पे होगा ना। और अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो कौन डिलीट होगा, 5 के 6। तो जब डिलीट होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जब डिलीट होता है तो डिलीट तो कुछ होता नहीं है मेमोरी से, वो मेमोरी से नहीं हटता बट पड़ा रहता है। कैसे ये काम होता है इसको समझना। टॉप को तुमने जैसे ही डिलीट किया, बोला कि भाई डिलीट कर दो, तो जो टॉप है ना वो अपने को पीछे शिफ्ट कर लेगा। जो टॉप है वो अपने को ले आएगा किस पे, इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे ले आएगा। हो गया। अब तुमने फिर से कह दिया पुश 100, तुमने कहा भाई हमें 100, अब इसके बाद 100 इंसर्ट करना है, तो क्या करता है वो, देखो क्या करता है, ए ऑफ प्लस प्लस टॉप, टॉप इस समय कितना है 1, तो यहाँ पे टॉप कितना हो जाएगा 2 और वी की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी। समझ में? ये ऐसे काम चलता रहता है। अब मान लो तुमने नंबर को पॉप किया, पॉप मीन्स डिलीट किया, कौन सा नंबर डिलीट हुआ 100, फिर तुमने कहा पॉप 9 डिलीट हुआ, अब टॉप आ गया यहाँ पे ना। इसके बाद फिर तुमने कहा पॉप, अब क्या हुआ बोलो, अब ये फिर डिलीट हो गया, टॉप कहाँ पे आ गया -1, और इसके बाद फिर से तुमने कहा पॉप, तो क्या हुआ अंडर फ्लो। पॉइंट समझ में? इसी बात को हमें लिखना है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वॉइड पॉप, वॉइड पॉप अगला फंक्शन, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा। निगेटिव कंडीशन क्या होगी, कब डिलीशन नहीं होगा, जब टॉप -1। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने लिखवाया नहीं है अंडर फ्लो वाला, बट दिया रहता है इफ टॉप इक्वल टू -1, तो मैसेज में हमने दे दिया अंडर फ्लो, या जो भी मैसेज वो देंगे पेपर में वो टाइप कर दोगे अंडर फ्लो ये। लेकिन अंडर फ्लो नहीं हो रहा है, नंबर अवेलेबल है डिलीशन के लिए, तो फर्क किस पे पड़ता है, टॉप पे। टॉप क्या होता है, आगे बढ़ता है कि पीछे आता है, पीछे आता है ना। तो टॉप को हम लोग क्या कर देंगे भाई, हाँ माइनस माइनस टॉप, हम इसको कर देंगे माइनस माइनस टॉप ये, और ये कर दिया बंद, ठीक है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? अच्छा इसमें एक चीज और है, पहले ये तो बोर्ड के हिसाब से तो यही सही है। जैसे मान लो कोई सिस्टम पे चला रहा है और वो ये पता करना चाह रहा है कि भाई हमने नंबर डिलीट किए थे, पता नहीं वर्किंग सही चल भी रही है कि नहीं, है ना। जैसे इस समय डिलीट करोगे तो 9 वाला नंबर डिलीट होगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, इसमें साइड में अगर नोट करना चाहे तो कर लेना। उस केस में ऐसा करोगे क्या, SOPLN, ऐसे भी इसको लिख सकते हो SOPLN डिलीटेड नंबर इज प्लस क्या, ए ऑफ टॉप माइनस माइनस। ये कुछ पॉइंट समझ में आया सबको?
ए और टॉप की वैल्यू प्रिंट हो गई, क्या प्रिंट हो गया 9, और उसके बाद अगली बार टॉप तुम्हें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, वही तो करना था ना, ठीक है। बट बोर्ड में ये नहीं करना होता है, बोर्ड में सिंपल माइनस माइनस सब सही था, बट हाँ हाँ नहीं, प्रैक्टिकल में ये सब नहीं आते हुए, प्रैक्टिकल के ये कोई भी प्रोग्राम नहीं है, प्रैक्टिकल के जब हम शुरू करेंगे तो फिर वो प्रैक्टिकल के होंगे, उसमें प्रैक्टिकल और इसके प्रोग्राम में अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने, क्या डिफरेंस क्या होता है हम कैसे समझे। तो प्रैक्टिकल के प्रोग्राम में पूरी एक स्टोरी लिखी होगी, और थ्योरी के प्रोग्राम में पूरा स्ट्रक्चर दिया होगा, स्ट्रक्चर स्टैक है, ये कंस्ट्रक्टर है, इनपुट है, मेन बनाओ, समझ, ये डिफरेंस होता है। उसमें क्या कह देंगे, एक बैंक है, वहाँ पे जो है किसी के पास कुछ अमाउंट है, अब उसमें ये करो, उस बैंक को, इस अमाउंट को, उसको, उस आदमी को इस अमाउंट को ब्रेक करना जो है डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में, तो बताओ उसको कितने नोट्स मिलेंगे किस वाले अमाउंट के, मतलब वो लैंग्वेज में पूरा लिखा होगा फंक। अब बाकी प्रैक्टिकल में तुम्हारी मर्जी है, क्या इसको कॉल करके बनाओ, बिना कॉल करके बनाओ, एक ही में पूरा प्रोग्राम लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। बोर्ड ये कहता है मैं आउटपुट दिखाओ बस, ठीक है, और थ्योरी में तो वो बता रहा है कि ऐसे लिख के दिखाओ, तो दोनों बातें वो चेक हो जाती हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, वाइड शो, ये बहुत ही आसान है। कब कैसे पता चलेगा कि स्टैक हमारा खाली पड़ा है, बताओ, टॉप कहाँ पे होगा उस समय, -1। तो अगर कभी भी वाइट शो में जब प्रिंटिंग करने तुम चले, अगर टॉप में वैल्यू पड़ी है -1, तो हम बोल देंगे एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक ये, और नहीं तो हम पूरी वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे एम्प्टी स्टैक, और नहीं तो हमने क्या किया, पूरी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। पूरी वैल्यू का मतलब ये हुआ एल्स, ये फॉर इंटीजर कहां से कहां तक की वैल्यू प्रिंट करोगे, जैसे ये स्टैक में भरी है ना वैल्यू, ये है फील्ड, ये है फील्ड, ये टॉप यहाँ पे होगा ना इस समय, तो कहां से शुरू होके कहां तक प्रिंट होगी, 0 से लेके टॉप तक, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू टॉप, क्योंकि टॉप वाली वैल्यू भी प्रिंट होगी ना, टॉप भी प्रिंट होगा। और इसके बाद तुमने यहाँ पे क्या किया, एसओपी ए ऑफ आई, और दे दिया यहाँ पे स्पेस ऐसे, ये एल्स बंद किया, वाइड शो बंद किया, एल्स वाइड शो, और बोर्ड के हिसाब से आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग जो मेन भी बनाते हैं, मेन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बुक बुक में नहीं मिलेगा मेन तुमको, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा बना रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ जब मेन की बात कर लेते हैं, पब्लिक अच्छा क्वेश्चन में करना क्या ये भी समझ ले पहले, हमें एक मेन्यू प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, अब मेन्यू में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट, और तीसरा आ गया क्या, डिस्प्ले आ गया। अब हमने यूजर ने कहा एंटर अ चॉइस, चॉइस बताओ, यूजर ने दे दिया 1, इसका मतलब क्या है, वो क्या चाह रहा है, नंबर 1 में मेन्यू में क्या है हम लोग का, इंसर्ट है ना, तो इसका मतलब वो एक वैल्यू को स्टैक में फिल करना चाह रहा है। तो अब तुमने उससे पूछा एंटर वैल्यू, वैल्यू बताओ कौन सी इंसर्ट करना है, तुमने वैल्यू दे दी 10, तो ये 10 हम लोगों को इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, किसको, पुश को, और ये फिल इन कर लेगा, उसी में हम लोग समझेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा मेन, फिर इसके बाद एक चॉइस, एक चीज और आएगा क्या, प्रेस 1 टू कंटिन्यू, मतलब इसका समझ में आया, क्योंकि अभी तो तुमने एक ही नंबर भरा है ना, इस हिसाब से प्रोग्राम खत्म हो गया, कभी 2 नंबर भर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब कहेंगे हम लोग प्रेस 1 टू, अगर तुम्हें अभी इसी पे काम करना है इसी स्टैक में, तो प्रेस 1 टू कंटिन्यू, तुमने 1 प्रेस किया, पता चला फिर ये आया और फिर से मेन्यू आ गया, फिर तुमने कहा 1, इसका एक नंबर तो तुम ऑलरेडी भर चुके हो, अब दूसरा नंबर उसके बगल में फिल हो जाएगा, तीसरा फिल हो जाएगा, डिस्प्ले कॉल किया वो प्रिंटिंग करा देगा, डिलीट कॉल किया वो एक नंबर हटा देगा, उसके बाद डिस्प्ले करोगे तो खाली 2 ही दिखेंगे, ठीक है। ये सब काम करना है इसमें, ठीक है। तो चलो जो हम लोग बनाते हैं, लिखते चलो साथ में, हाँ डू वाइल के अंदर होगा, चलो लिखते चलो, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन
सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे भाई, ठीक है। स्टैक ये सही है कि गलत है बताओ कोई। ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया सही है क्या? सही है। ये 5 क्यों दिया हमने, किसके लिए दिया 5? हाँ, साइज। अब तुम या तो ये भी कर सकते थे, यूजर से कहते एंटर द साइज और एक वेरिएबल के में लेते और के को यहाँ पे पास कर देते, क्योंकि अब मेन है ही नहीं तो हम लोग उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। 5 हो गया, यानी इससे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ना। और कंस्ट्रक्टर में देखो वो 5 आया एस में, साइज को मिल गया 5, टॉप को मिल गया -1 और एक एरे क्रिएट हो गया, मेमोरी में रिजर्व हो गई मेमोरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अब मेन्यू बनाएंगे क्या, मेन्यू। और मेन्यू को हम लोग बनाएंगे क्या, डू वाइल में, डू ब्रैकेट और ये लिखते चलो साथ में, इंसर्ट डिलीट ये, ठीक है ना। ये 3 हमने क्या किया, मेन्यू के ऑप्शन प्रिंट कर दिए, 4 थे। अच्छा, एक एग्जिट भी था। एग्जिट में हम लोग ने ये किया है, अगर कोई एग्जिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है ना, प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, वो ना प्रिंटिंग करेगा, कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम वो छोड़ के चला जाएगा। हालांकि उसमें भी ऐसे ही होगा, चलो अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम में। नंबर 4 एग्जिट, कोई जरूरत थी नहीं इसकी। अब इसके बाद क्या करें, अगली लाइन को ही बताओ। हाँ, एंटर आ चॉइस, ये देखो जरा, एंटर आ चॉइस। और जो चॉइस होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर। तो हमने क्या करा, इंटीजर चॉइस यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, या ऊपर कर देते हैं, इंटीजर चॉइस ये। ठीक है, एंटर आ चॉइस। अच्छा, एक चीज हम लोग भूल गए भाई, क्या, स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। स्कैनर एस सी इक्वल टू, चाहे तो वो ग्लोबली बना लो या यहाँ पे बना दो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि हम यूजर से ये सब इनपुट करा रहे हैं तो स्कैनर तो चाहिए होगा। अब इसको हम इफ एल्स से भी बना सकते हैं और स्विच केस से भी बना सकते हैं। स्विच केस से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चॉइस आ गई, चॉइस के बाद हमने कहा स्विच, स्विच लगाया किस पे, सी एच पे। पहला केस का लेवल क्या होगा, 4 केस बनाओगे ना, 1 2। केस 1, केस 1 में क्या काम करना है तुम्हें बोलो, केस 1 में किसको कॉल करना है। हाँ, इंसर्ट के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा, पुश, पुश है ना। तो यहाँ पे हम लोग, लेकिन उसके पहले काम और भी होगा क्या, जो देखना है यहाँ पे, ये जो पुश फंक्शन बना है, इसको जरा देखो ध्यान से, ये जो पुश फंक्शन बना है यहाँ पे, इस पुश फंक्शन में एक पैरामीटर भी तो है ना, ठीक है। अब जरा देखना है यहाँ पे, ये जो पुश फंक्शन है, पुश फंक्शन, इसको एक पैरामीटर भी तो चाहिए ना, यानी ये वो वैल्यू चाहिए जो इंसर्ट करनी है हमें स्टैक में। तो हम लोग जब यहाँ पे इसको बनाएंगे, ठीक है ना, इसको जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे बताओ। पहले हम लोग यूजर से कहेंगे एंटर अ वैल्यू, यहाँ पे हम बोलेंगे SOPLN और हमने इसको n में इंसर्ट कर लिया, sc.nextInt ये इंसर्ट कर लिया, यानी n में वो वैल्यू है जिसको हमें इंसर्ट करना है ना। अब क्या करें इसके बाद, किसको कॉल करें, पुश को, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखें, क्या यहाँ पे बोलो, obj.push, और वाइड मत लिखना भाई, वो पुश और क्या n, ये n की वैल्यू वहां पे कॉपी हो जाएगी ना v में, और वो अपना इंसर्शन कर देगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हो गया ब्रेक, अब लिखते चलो साथ में, बाकी सब समझ में। केस 2 में क्या करने वाले हो बोलो, और उसको कोई वैल्यू नहीं चाहिए भाई, obj.pop और फिर ब्रेक,
फिर केस 3 में क्या होगा, डिस्प्ले। केस 3 में क्या करना है हमको, डिस्प्ले ना। तो डिस्प्ले के लिए कौन सा फंक्शन बना रखा तुमने, हाँ, obj डॉट शो, और यहां पे लगा दिया तुमने ब्रेक। ये ठीक है, चलो ब्रेक। अब क्या करें इसके बाद, एक केस अभी और भी है ना हमारा 4, केस 4 भी है ना। और केस 4 के लिए क्या करोगे, हाँ वेरी गुड, सिस्टम डॉट एग्जिट, यानी प्रोग्राम ही छोड़ देना हम लोग को। केस 4 इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, सिस्टम डॉट एग्जिट, हाँ वेरी गुड, सिस्टम डॉट एग्जिट और 0, और ठीक है, इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एक और लिखे बनाएंगे क्या, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में बोल देंगे इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस, और ये स्विच केस कर दिया हमने बंद। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अभी इसके नीचे एक काम और करना है, क्या, नहीं, क्योंकि एग्जिट का मतलब ही होता है प्रोग्राम ही छोड़ दिया, तो वो ब्रेक तो चल ही नहीं पाएगा कभी भी। अभी इसके बाद हम एक मैसेज और देंगे, देखना ध्यान से, बस लास्ट लाइन है, खत्म। फिर हम लोग इसके ये स्विच केस का लूप बंद, ये जो ब्रैकेट है ये स्विच केस का है। अभी हम लोग का डू नहीं बंद किया हम लोग ने ना, डू एक हम लोग ने लगा रखा था ना डू, और डू के बाद हम लोग ये सारा काम इसी में कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, SOPLN प्रेस 1 to कंटिन्यू, प्रेस 1 to कंटिन्यू। अगर तुम्हें दोबारा से मेन्यू चाहिए तो प्रेस करो 1। तो अब जब यूजर ये मैसेज देगा तो वो कुछ भी प्रेस करेगा, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये देखो sc डॉट नेक्स्ट इंट ना, यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा, वो वैल्यू किस में आएगी, सी में। अब क्या करें, लास्ट लाइन बता दो कोई, हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल सी डबल इक्वल टू क्या, 1, सेमी कॉलन। वाइल में सेमी कॉलन भी लगता है, ध्यान रखना, समझ में आया। अगर इसमें तुमने 1 दे दी तो ये वापस जाएगा और फिर मेन्यू लाएगा पूरा, फिर बार बार ये चलता रहेगा नहीं। और बाकी जो चॉइस है, और इसके बाद वाइड मेन बंद कर दिया और ये क्लास बंद कर दिया, ठीक। तो जो मेन होता है वो हमेशा सब में सेम होगा, क्यू में भी, डी क्यू में भी। तो अब हम लोग मेन नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब हम लोग केवल वो फंक्शंस बनाएंगे और फिर बोर्ड के भी साथ में करते चलें, ठीक।